हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने लगातार जूनियर सुपर टेट, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश से कनेक्टेड वीडियोस दे रहा हूं, इसी क्रम में आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत फेमस राइटर को आपके सामने लेकर आया हूं। कई बार इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे वो नेट जेआरएफ की परीक्षा हो। बहुत ही रेयर ऐसा होता है, अगर हम पिछले 10 वर्षों के पेपर उठा के देखें, कि बीएस नैपॉल से कनेक्टेड वीडियोस, मतलब जो परीक्षा हुई हो उसमें बीएस नैपॉल से कनेक्टेड क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर हैं ये। तो आज मैं आपके लिए इनका लेकर आया हूँ। इनका जन्म जो है वो 1932 में हुआ है और इनकी डेथ जो है वो 2018 में हुई है। 2018 में इनकी मृत्यु हुई है। तो चलिए इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इनके वर्क्स और इनको जो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं उन पर आज विषय चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल। विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल इज नोन एज बीएस नैपॉल, यानी कि बीएस नैपॉल साहब का पूरा नाम था विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल। विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल इज नोन एज बीएस नैपॉल। दूसरा है ही वॉज बोर्न ऑन 17 अगस्त 1932 इन त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यानी कि इनका जन्म 17 अगस्त 1932 को त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ था। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था, ये नॉट रिटर्निंग इंडियन रहे हैं, ठीक है, एनआरआई। नेक्स्ट, ही डाइड ऑन 11 अगस्त 2018 लंदन यूके। इनकी मृत्यु 11 अगस्त 2018 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई। तो देखिए, जन्म 17 अगस्त 1932 को, मृत्यु 11 अगस्त 2018 को। तो जिस महीने में इनका जन्म हुआ उसी महीने में 2018 अगस्त में इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट पॉइंट है हिज फादर्स नेम वॉज सी प्रसाद नैपॉल। इनके पिता की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम सी प्रसाद नैपॉल था और इनकी माँ का नाम जो था वो था द्रौपदी। क्या नाम था? द्रौपदी। सॉरी, यहाँ डी है, तो द्रौपदी इनकी माँ का नाम था। इनके पिता का नाम सी प्रसाद नैपॉल, इनकी माँ का नाम, सॉरी, इनके पिता का नाम सी प्रसाद नैपॉल और इनकी माँ का नाम द्रौपदी था। उसके बाद नेक्स्ट, ही इज नोन एज ए कॉस्मोपॉलिटन राइटर। अगर इनकी पहचान की हम बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिटन राइटर के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है ही टुक ए सिंपल डिग्री इन इंग्लिश एट ऑक्सफोर्ड। अगर हम इनकी एजुकेशन से कनेक्टेड बात करें तो बहुत ज़्यादा विस्तारित जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक सिंपल डिग्री ली थी अंग्रेजी विषय में, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक, अब देखते हैं आगे अवार्ड्स के बारे में। जो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं उनमें अधिकतर अवार्ड्स इनको मिले हैं साहब। पहला है नैपॉल वॉन द बुकर प्राइज इन 1971 फॉर हिज नॉवेल इन ए फ्री स्टेट। नैपॉल साहब को पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड अगर हम बात करें तो बुकर प्राइज के रूप में मिला। सन थी 1971 इनके नॉवेल इन ए फ्री स्टेट के लिए। तो नाम याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं साहब। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं दे रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा से कनेक्टेड ना हो। एवरी राइटर, एवरी वर्क, एवरी डिटेल ऑफ दैट राइटर इज कनेक्टेड टू योर फ्यूचर एग्जाम्स एंड यू विल सी दैट आई एम राइट व्हेन यू विल गिव द एग्ज़ाम इन योर नियर फ्यूचर। देखिए, कोविड चल रहा है, अभी जो जून तक कोई भी परीक्षा नहीं होनी है, हम सबको पता है। स्थितियां बहुत ख़राब हैं, हम सब
डरे हुए हैं, परेशान हैं। मैं भी कहीं बाहर से नहीं हूँ, मैं भी यहीं हूँ, मैं भी बड़ा परेशान हूँ। आस पड़ोस में, रिलेशंस में इतने लोगों को खोया है। एक डेली जब ऐप भी खोलता हूँ, व्हाट्सएप खोलता हूँ या इवन किसी का फ़ोन भी आता है, तो एक बार मन में ये आशंका ज़रूर उठती है कि कहीं कोई दुखद समाचार ना सुनने को मिले। ये स्थिति है, लेकिन लाइफ है, चलती रहेगी। हमें आगे भी बढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए ही पढ़िए। जुलाई अगस्त में आपकी दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी, चाहे वो सुपर टेट के स्टूडेंट्स हों और चाहे टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट हों। ये परीक्षाएं जुलाई में होना आप निश्चित समझ लीजिए, ठीक है ना साहब। नेपोल वॉन द बुकर प्राइज इन 1971 फॉर हिज नोबेल इन ए फ्री स्टेट। अगला पॉइंट है आपका, ही वॉन द जेरूसलम प्राइज इन 1983 एंड इन 1989। अगर हम इनकी बात करें तो जेरूसलम प्राइज एक होता है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये भी। ये इनको 2 बार मिला, एक मिला 1983 में और दूसरा मिला 1989 में, ठीक है ना। कौन सा प्राइज? जेरूसलम प्राइज। उसके बाद तीसरे अवार्ड की अगर बात करें, ही वॉज अवॉर्डेड द ट्रिनिटी क्रॉस, त्रिनिदाद एंड टोबैगोज हाईएस्ट नेशनल ऑनर। अगर हम बात करें तो जहां इनका जन्म, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की अगर हम बात करें तो वहां का सबसे हाईएस्ट नेशनल ऑनर जो होता है उसको हम कहते हैं ट्रिनिटी क्रॉस। तो इनको ये अवार्ड भी मिला, ट्रिनिटी क्रॉस, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड इन्हें मिला, ही रिसीव्ड ए नाइटहुड इन ब्रिटेन इन 1919। इन्हें 1990 में नाइटहुड की उपाधि ब्रिटेन में दी गई, ठीक है ना। ब्रिटेन का एक उपाधि होती है नाइटहुड अवार्ड, कई राइटर्स को मिल चुका है, जैसा कि मैंने आपको वीडियोस दिए हैं उनमें भी। तो इन्हें नाइटहुड अवार्ड दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1990 में। और मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको मिला, ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2001। और 2001 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला साहित्य के क्षेत्र में। तो ये तो विशेष तौर पर आप ध्यान कर लीजिए, ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 2001। अब इनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं साहब। तो मेजर वर्क्स में देखिए, पहला अगर इनकी हम पब्लिश्ड वर्क की बात करें तो नाम है द मिस्टिक मैस्योर। क्या नाम है? द मिस्टिक मैस्योर। और ये वर्क कब आया? 1957 में। इज ए कॉमिक नॉवेल। नॉवेल किस प्रकार की थी? एक नॉवेल था, कॉमिक नॉवेल थी, ऑफ कॉलोनियल पॉलिटिक्स। और काय पर आधारित थी? कॉलोनियल पॉलिटिक्स पर। ही रिसीव्ड राइस मेमोरियल ए प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर इट। यानी कि इनकी पहली पब्लिश्ड नॉवेल था जिसका नाम था द मिस्टिक मैस्योर, जो कि 1957 में आया। वैसे अगर कहा जाए तो ये कॉमिक नॉवेल था, कॉलोनियल पॉलिटिक्स पर आधारित। और इस नॉवेल के लिए इन्हें राइस मेमोरियल एक प्रेस्टिजियस प्राइज भी प्राप्त हुआ। दूसरा इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क आया उसका नाम था द सफरेज ऑफ एल्विरा। क्या नाम था? द सफरेज ऑफ एल्विरा। और ये आया 1958 में। तीसरा इनका जो फेमस वर्क है उसका नाम है मिगुअल स्ट्रीट। क्या नाम है? मिगुअल स्ट्रीट। और ये आया था 1960 में। तो मिस्टिक मैस्योर 1957, द सफरेज ऑफ एल्विरा 1958, मिगुअल स्ट्रीट 1960। उसके बाद इनका एक और वर्क, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अगर हम बात करें नैपोल साहब के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर कोई उनका वर्क लेकर आया, नॉवेल लेकर आया, तो उसका नाम था ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, जिसका पब्लिकेशन हुआ है 1961 में। और मैंने लिखा भी है आगे, ही बिकेम फेमस फॉर दिस वर्क। इस कार्य के लिए बीएस नैपोल साहब विश्व प्रसिद्ध हो गए। यानी कि जहाँ जहाँ अंग्रेजी में पढ़ी जाता है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, एज अ लिटरेचर पढ़ा जाता है, वहाँ वहाँ बीएस नैपोल साहब पहुँच गए अपने इस वर्क ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के कारण, जो कि 1961 में पब्लिश हुआ। उसके बाद अगला इनका वर्क आया मिस्टर स्टोन एंड नाइट्स कंपेनियन। मिस्टर स्टोन एंड नाइट्स कंपेनियन 1963 में इनका ये वर्क आया था।
क्या नॉवेल का नाम था? मिस्टर स्टोन एंड नाइट्स ऑफ कंपेनियन 1963 में। उसके बाद अगला इनका महत्वपूर्ण वर्क है द मिडिल पैसेज। क्या वर्क का नाम है? द मिडिल पैसेज, इम्प्रेशंस ऑफ 5 सोसाइटीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच इन द वेस्ट इंडीज एंड साउथ अमेरिका 1963। ये वर्क इनका कब आया था? 1963 में। तो भैया ये ट्रैवल राइटर भी थे। बीएस नैपॉल साहब एक नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, ट्रैवल राइटर भी हैं। तो ये इनका एक ट्रैवल राइटिंग का वर्क है द मिडिल पैसेज, इम्प्रेशन ऑफ 5 सोसाइटीज, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच इन द वेस्ट इंडीज एंड साउथ अमेरिका 1963। अगला वर्क इनका आया है द एरिया ऑफ डार्कनेस। वर्क का नाम क्या है? द एरिया ऑफ डार्कनेस, जो कि कब आया? 1964 में। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है ए फ्लैग ऑन द आइलैंड। क्या वर्क का नाम है? ए फ्लैग ऑन द आइलैंड 1967 में इनका ये वर्क आया। नेक्स्ट वर्क है द मिमिक मैन। क्या नाम है? द मिमिक मैन। बहुत प्यारा सा नॉवेल है ये, और इसका पब्लिकेशन होता है 1967 में। उसके बाद द लॉस ऑफ एल डोरेडो, द लॉस ऑफ एल डोरेडो ए हिस्ट्री 1970। उसके बाद इन ए फ्री स्टेट, एक बहुत खूबसूरत नॉवेल 1971। उसके बाद द ओवर क्राउडेड बैरेकून एंड अदर आर्टिकल्स, ये इनका ऐसे वर्क है, ऐसे वर्क कलेक्शन है द ओवर क्राउडेड बैरेकून एंड अदर आर्टिकल्स, और इसका पब्लिकेशन होता है 1972 में। उसके बाद अगला इनका नॉवेल है जिसका नाम है गोरिल्ला। क्या नाम है? गोरिल्लास, और ये आया 1975 में। उसके बाद अगला वर्क इनका आया इंडिया ए बाउंडेड सिविलाइजेशन। इंडिया ए बाउंडेड सिविलाइजेशन, यानी कि भारत एक घायल सभ्यता 1977 में। ये कंट्रोवर्शियल राइटर भी रहे हैं, और इनका ये जो वर्क है इंडिया ए बाउंडेड सिविलाइजेशन, जो कि एक नॉवेल के रूप में है, और ये अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल वर्क भी है। उसके बाद नेक्स्ट है द परफेक्ट टीनेंट्स एंड द मॉर्नर्स। नेक्स्ट वर्क है द परफेक्ट टीनेंट्स एंड द मॉर्नर्स, और इसका पब्लिकेशन होता है 1977 में। उसके बाद अगला वर्क है लैंड इन 6 AB द रिवर, लैंड इन 6 AB द रिवर, और ये वर्क आया है 1979 में। अगला वर्क आया इनका द रिटर्न ऑफ ईवा पेरोन, द रिटर्न ऑफ ईवा पेरोन 1980। उसके बाद अगला वर्क आया ए कॉन्गो डायरी, ए कॉन्गो डायरी 1980 ए कॉन्गो, पूरा नाम है ए कॉन्गो डायरी 1980 ए कॉन्गो। उसके बाद 19 नंबर पर अमंग द बिलीवर्स एंड इस्लामिक जर्नी, ये भी इनका एक कंट्रोवर्शियल वर्क है अमंग द बिलीवर्स एंड इस्लामिक जर्नी, और ये आया था 1981 में। उसके बाद 20 नंबर पर फाइंडिंग द सेंटर, अगला वर्क है फाइंडिंग द सेंटर, इसका पब्लिकेशन होता है 1986 में। कब हुआ? 1986 में। उसके बाद अगला वर्क आया ए टर्न इन द साउथ, ए टर्न इन द साउथ, जो कि आया 1989 में। उसके बाद 22 इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ, क्या वर्क का नाम था? इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ 1990। और उसके बाद 23rd नंबर पर मैंने लिखा है बियॉन्ड बिलीव इस्लामिक एग्जीक्यूशंस अमंग द कन्वर्टेड पीपल, बियॉन्ड बिलीव इस्लामिक एग्जीक्यूशंस अमंग द कन्वर्टेड पीपल, और ये वर्क आया 1998 में। कई लोगों को समझ में आ गया होगा इसके नाम से ही, भाई ये नैपॉल साहब का जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्क हैं उनमें से एक है बियॉन्ड बिलीव इस्लामिक एग्जीक्यूशंस अमंग द कन्वर्टेड पीपल 1998। अब इनके बारे में कुछ 2 नोट मैंने लिखे हैं, जैसा कि मेरी आप देखते हैं वीडियो में, तो कुछ नोट लिखता हूँ मैं। पहला, ही इज ए नॉवलिस्ट, ट्रैवल राइटर और एसेइस्ट। अगर बाई प्रोफेशन हम बात करें, इनके जेनर की बात करें, तो भैया ये नॉवेल राइटर हैं,
जैसा कि मैंने अभी आपको वर्क्स बताए, ट्रैवल राइटर भी हैं और एसेइस्ट भी हैं। उसके बाद दूसरा इनके बारे में है, आखिरकार आज हम इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश में इनको क्यों जोड़ रहे हैं। तो देखिए, इन द लेट 19th सेंचुरी, अगर 19वीं शताब्दी के हम लास्ट डिकेड की बात करें तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, BS नैपॉल साहब के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, हैड इमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू वर्क इन त्रिनाद। तो क्या हुआ था कि इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे BS नैपॉल साहब के, वो 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वर्क के लिए कहाँ चले गए थे, त्रिनाद चले गए थे और फिर इनका परिवार वहीं जाकर बस गया। वहीं BS नैपॉल साहब का जन्म हुआ, पूरा लाइफ उन्होंने वहीं अपनी गुजारी। ठीक, तो एक NRI इंडियन हैं, लेकिन फिर भी चूंकि इनके ग्रैंड पेरेंट्स और चूंकि इनका कनेक्शन इंडिया से है, तो इसलिए इनको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में गिना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं, कई बार इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है कि इस छोटे से वीडियो में जो मैक्सिमम मैं जानकारी दे पाऊँ वो मैंने दी है। आई होप आपको मेरे वीडियो, पिछले वीडियोस की तरह ये वीडियो भी पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव इन योर माइंड। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।